Hello everyone. In today's lecture, I will talk about quality factor Q of cavity resonator. क्वालिटी फैक्टर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके द्वारा हम रेजोनेंट और एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं. So the quality factor Q is a measure of selectivity of frequency of a resonant or anti-resonant. अब अगर हमें यहाँ क्वालिटी फैक्टर को मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो हम उसको इस रिलेशन के द्वारा डिफाइन करते हैं that Q is equals to the omega naught into W upon P, और it could be equal to the 2 pi multiplied by the maximum energy stored in tank circuit divided by the energy dissipated per cycle. अब यहाँ पे हमने जो टर्म यूज में ली है लाइक ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, W is the maximum energy stored and capital P is the average power loss and Q here is the quality factor. So ये अभी हमने जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर को यहाँ डिफाइन किया है. इस रिलेशन से हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी एक रेजोनेंट सर्किट के लिए यदि क्वालिटी फैक्टर सच दैट Q की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स फॉर द हायर द Q, उस केस में क्या होगा, higher will be the amount of energy stored in its tank circuit storage elements. देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि Q की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट्स टैंक सर्किट. और टैंक सर्किट एलिमेंट क्या होंगे, इंडक्टर्स और कैपेसिटर. सो जितनी ज़्यादा Q की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी इन टैंक सर्किट एलिमेंट्स में स्टोर हो जाएगी. और Q की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी डिसिपेशन विल बी द लोअर. सो एनर्जी डिसिपेशन के अमाउंट कम होगा और ये डिसिपेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं. सो इट मीन्स यहाँ पे ये इसका मीनिंग यह होता है कि Q की हाई वैल्यू का मतलब ये होगा कि LC का प्रोडक्ट जो होगा वो हाई वैल्यू एग्जिबिट करेगा रादर देन दी रेजिस्टर. सो यहाँ पे हम एक टर्म 2 डेल क्रॉस, हम यहाँ पे एक टर्म ऐड करते हैं बिकॉज कंसीडरिंग द केस ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी. सो यदि अगर हम बात कर रहे हैं LCR सर्किट की, सो इन दैट केस क्वालिटी फैक्टर फॉर एन LCR सर्किट विल बी गिवन एज Q that is equals to the 2 into the del cross multiplied by 1/2 Li maximum square divided by the I square into the RT. अब यहाँ पे हमने जो टर्म यूज में ली है दैट इज 1/2 Li मैक्सिमम स्क्वायर. ये क्या है, ये एनर्जी का मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इंडक्टर में स्टोर हुआ है. और जो डिनोमिनेटर में टर्म है I square RT, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी which is dissipated in the dissipating elements like resistor. अब हम ये कह रहे हैं कि जो करंट की वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ 2. सो यहाँ पे जब हम इस रिलेशन में I की जगह पर पुट करते हैं I मैक्सिमम अपॉन रूट 2, so Q will be the twice of del cross into 1/2 Li maximum square divided by 1/2 I maximum square into RT. फर्दर जब हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं then Q will be written as 2 del cross into L upon RT. और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. सो 2 del cross F into L upon R. फर्दर हमने क्वालिटी फैक्टर Q को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है दैट इज द U विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 del cross into the F. यहाँ पे हम इसे कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी.
So here U is the angular resonant frequency of the tank circuit and frequency, that is the reciprocal of the time period, is the resonant frequency. अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा सर्किट जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है, सो उस केस में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आर इक्वल इन टाइम क्वाड्रेटिव, और जब मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, या वाइस वर्सा। इट मीन्स जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। सो इस प्रकार से यदि हमें एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर में स्टोर्ड टोटल एनर्जी को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और वो इंटीग्रेशन हम करते हैं जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सो टू डिटरमाइन द टोटल एनर्जी वी विल नाउ इंटीग्रेट एनर्जी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द रेजोनेटर। सो यदि अगर हमें बताना है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की टर्म में बताना है, देन इट विल बी रिटन एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड ऑफ ई स्क्वायर डीवी, दैट इज द डब्ल्यू। यहाँ अभी जो v है इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट में शो करिएगा। अगेन दिस विल बी द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द म्यू नॉट अपॉन 2 मॉड ऑफ एच स्क्वायर डीवी, दैट इज द डब्ल्यू, एंड हियर डब्ल्यू इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। और क्योंकि हमने कहा है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, और जब मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे हम दो टर्म्स देख रहे हैं, लाइक मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ एच। ये क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग फील्ड इंटेंसिटीज की पीक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे इनके पावर डेंसिटीज के लिए एवरेज पावर लॉसेस डिफाइन करने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेजोनेटर की इनर सरफेस के लिए हम पावर डेंसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए पावर लॉसेस को हम कैसे लिखेंगे, आर एस अपॉन 2 सरफेस इंटीग्रल ऑफ द एच टी ऑफ स्क्वायर डी ए। यहाँ पर जो आर एस है इसको हम कहते हैं सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ द रेजोनेटर, और जो एच टी है इट इज नोन एज द पीक वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब यहाँ से हमारे पास में जो रिलेशंस आए हैं हम उनको इक्वेशन नंबर ए, जहाँ पे हमने ये क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया था, ये वाली इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में जब हम यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करते हैं, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड, सो हमें यहाँ से क्वालिटी फैक्टर के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज द ओमेगा म्यू इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर डी वी डिवाइडेड बाय द आर एस सरफेस इंटीग्रल एच टी स्क्वायर ऑफ द डी ए। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है हमारे पास में, अब जो क्वालिटी फैक्टर आया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की पीक वैल्यू क्या होती है। इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और नॉर्मल कंपोनेंट होगा। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के पीक एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं दैट मॉड ऑफ एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू द मॉड ऑफ एच टी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एच एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म आ रही है एच एन। ये एच एन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्मल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एच टी स्क्वायर है वो क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि एच टी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एच टी स्क्वायर एट द रेजोनेंट विड्थ, जो हमारी रेजोनेटर है, जो हमारा माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर है, उसकी विड्थ पर अगर हम बात करते हैं तो एच टी स्क्वायर की वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है टू द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ एच स्क्वायर विच इज एवरेज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी रेजोनेटर। सो फर्दर एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के क्वालिटी फैक्टर को हम लिख सकते हैं दैट Q विल बी द ओमेगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ट्वाइस ऑफ द आर एस इनटू द सरफेस एरिया।
अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर है वो अनलोडेड है, सो इन दैट केस दैट रेजोनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर अ सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और उस रेजोनेंट सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी F0 होगी। सो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, दो केसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो हम लेंगे लोडेड रेजोनेटर और दूसरा हम लेंगे अनलोडेड रेजोनेटर। सो अनलोडेड रेजोनेटर के केस में तो क्या होता है कि वो रेजोनेटर या तो सीरीज या एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह ट्रीट करता है और उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है F0। तो यहाँ पे हम अनलोडेड रेजोनेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q0 से, और उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, F0 विल बी इक्वल टू द 1/2 पाई इंटू दी 1/√ ऑफ दी LC। यहाँ पे हम Q0 को फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है ω0 इंटू दी L/R। अब अगर हमने यदि माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को कपल कर दिया है, और वो कपलिंग हमने किससे करी है, एक आइडियल N:1 ट्रांसफॉर्मर से, और उसके सीरीज में हमने एक इंडक्टेंस लगा दिया है LS। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को कपल कर दिया है, एक आइडियल N:1 ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके सीरीज में एक इंडक्टेंस है LS और एक जनरेटर है, और ये जनरेटर का जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो ZG है। तो और हमने यहाँ पे जब इस सर्किट को कपलिंग सर्किट की फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये सर्किट होगा, हियर इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, and this will be the N square into the ZG, N square LS, and this will be the N of VG। So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने इस जनरेटर के करस्पॉन्डिंग एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर को कपल्ड कर दिया है। अब उस केस में हमारा जो सिस्टम है उसका जो लोडेड क्वालिटी फैक्टर है उसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो QL की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो QL विल बी द ω0 L डिवाइडेड बाय द कैपिटल R प्लस N स्क्वायर इंटू द ZG। अब देखिए यहाँ पे हम इस सिस्टम के लिए एक कपलिंग कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं और उस कपलिंग कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है K से, एंड इट इज इक्वल टू दी N स्क्वायर इंटू दी ZG अपॉन R। सो जब हम यहाँ पे इस कपलिंग कोफिशिएंट पैरामीटर को इस क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूला में पुट करते हैं, then it will be written as QL that will be equal to the ω0 into the L divided by the R0 into the 1 plus K। फर्दर हम यहाँ पे इसको अनलोडेड, अभी हमने देखा था कि जब हमारा जो सर्किट था अनलोडेड था तो उस केस में Q0 की वैल्यू क्या थी, ω0 L अपॉन R। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में जब हम यहाँ से R को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस N स्क्वायर ZC अपॉन R। तो ω0 L अपॉन R किसके बराबर होता है, Q0 की। सो QL की वैल्यू आ जाती है Q0 इंटू दी 1 अपॉन K। फर्दर जब हमें एक लोडेड क्वालिटी फैक्टर को अनलोडेड क्वालिटी फैक्टर और एक्सटर्नल Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दैट केस 1 अपॉन QL विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन Q0 1 प्लस 1 अपॉन Q एक्सटर्नल। यहाँ पे हमने जो Q एक्सटर्नल की टर्म लिखी है दैट इज नथिंग बट जस्ट द रेशियो ऑफ द अनलोडेड क्वालिटी फैक्टर टू द कपलिंग कोफिशिएंट, दैट इज टर्म्ड एज द एक्सटर्नल क्वालिटी फैक्टर। Q0 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे then it will be equal to the ω0 L upon R into the K। सो ये तो अभी हमने बात की थी एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर हमने निकाला था। दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, लोडेड क्वालिटी फैक्टर एंड अनलोडेड क्वालिटी फैक्टर। साथ ही हमने एक कपलिंग कोफिशिएंट पैरामीटर भी डिस्कस किया था जिसको हमने K से रिप्रेजेंट किया है। आगे हम बात कर रहे हैं कि कपलिंग कोफिशिएंट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे कपलिंग कितने टाइप की हो सकती है। सो देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ द कपलिंग। फर्स्ट वन इज द क्रिटिकल कपलिंग जिसके लिए K की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सेकेंड इज द ओवर कपलिंग जिसके लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इट मीन्स K इज ग्रेटर देन 1, और अंडर कपलिंग केस के लिए K विल बी लेस देन 1। सो अब हम इन तीनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनके लिए क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
first of all, here I am discussing the first case, that is for the critical coupling. और हमने कहा है कि critical coupling के लिए K की वैल्यू 1 होगी. K की वैल्यू 1 होने का मतलब ये होता है कि जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर है that is perfectly matched to the जनरेटर. तो उस केस में K की वैल्यू 1 है. तो देखिए हमारे पास में लोडेड क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आई थी, Q0 अपॉन 1 प्लस K. जब हम K की वैल्यू इसके अंदर 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, QL की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू दी Q0. सो जब हम यहाँ पे K की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 2 इंटू दी Q0 और इट इज इक्वल टू द 1 अपॉन 2 ऑफ दी Q ऑफ एक्सटर्नल. सेकेंड केस जिसमें हमने कहा था ओवर कपलिंग. ओवर कपलिंग में क्या होता है कि जब K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. इसका मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के जो टर्मिनल्स है दैट आर एट द वोल्टेज मैक्सिमम इन द इनपुट लाइन एंड आर एट द रेजोनेंट. तो उस केस में जो नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंस होती है वो जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट्स पे जो नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंस होती है दैट इज द स्टैंडिंग वेव रेशियो. सो इस केस में हम जो कपलिंग कोफिशिएंट है उसको हम रो के बराबर अज्यूम करते हैं एंड द लोडेड क्वालिटी फैक्टर QL will be written as Q0 upon 1 plus rho. थर्ड केस की जब हम बात करते हैं तो थर्ड केस के लिए होता है अंडर कपलिंग. अंडर कपलिंग मीन्स व्हेन K is less than 1. K is less than 1 का मतलब क्या होता है कि कैविटी के टर्मिनल्स अब क्या होंगे, मिनिमम वोल्टेज पॉइंट पर होंगे और इस केस में जो इनपुट टर्मिनल इम्पीडेंस है दैट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्टैंडिंग वेव रेशियो. तो जहां हमने ओवर कपलिंग की बात की थी उस केस में K की वैल्यू रो के इक्वल थी, बट जब हम बात कर रहे हैं अंडर कपलिंग केस की तो उस केस में K की वैल्यू स्टैंडिंग वेव रेशियो के रेसिप्रोकल के इक्वल है. सो K विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन रो. सो जब हम यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन था लोडेड क्वालिटी फैक्टर QL का दैट वाज Q0 अपॉन 1 प्लस K. तो K की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन रो. तो QL की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 इंटू दी रो अपॉन 1 प्लस रो. सो ये अभी हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, क्रिटिकल कपलिंग, ओवर कपलिंग एंड अंडर कपलिंग. अब आगे मैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ. मतलब हम यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा कपलिंग कोफिशिएंट K और स्टैंडिंग वेव रेशियो रो के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस टाइप का एक प्लॉट मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने y एक्सिस पर स्टैंडिंग वेव रेशियो प्लॉट किया है और x एक्सिस पर कपलिंग कोफिशिएंट है. और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं अंडर कपलिंग की तो देखिए अंडर कपलिंग के केस में क्या हुआ था, अंडर कपलिंग के केस में K की वैल्यू 1 से कम थी. तो देखिए ये हमारा कपलिंग कोफिशिएंट है K की वैल्यू इससे कम है तो इसका मतलब है इससे कम माने ये जो हमारा ग्राफ मिल रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ अंडर कपलिंग केस. और जब हम बात करते हैं ओवर कपलिंग की तो ओवर कपलिंग के केस में K की वैल्यू आती है 1 से ज्यादा. सो ये हमारा 1 पॉइंट है. तो जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है दैट इज शोइंग द केस ऑफ ओवर कपलिंग. और जब हम क्रिटिकल कपलिंग की बात करते हैं तो K की वैल्यू 1 के इक्वल होती है. सो दिस पॉइंट इज शोइंग द क्रिटिकल कपलिंग. सो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी है क्वालिटी फैक्टर की कि एक माइक्रोवेव कैविटी रेजोनेटर के लिए हम क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने बात करी है लोडेड क्वालिटी फैक्टर की और अनलोडेड क्वालिटी फैक्टर की. साथ ही हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी कपलिंग कोफिशिएंट और उस कपलिंग कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में हमने 3 टाइप के कपलिंग को डिस्कस किया है, क्रिटिकल कपलिंग, अंडर कपलिंग एंड ओवर कपलिंग. थैंक यू सो मच.